ऑल राइट, सो लेट अस रिवाइज द जुडिशियल सिस्टम। तो हमारा जो है कैसा जुडिशियल सिस्टम है, क्या फ्रैगमेंटेड है या यूनिफाइड है? हमारा क्या है? यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जहां पर सुप्रीम कोर्ट टॉप पे बैठता है, विच इज अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स जहां पर स्टेट लेवल पे भी आपका सुप्रीम कोर्ट होता है एंड देन फेडरल लेवल पे होता है, बट दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू ईच अदर। ओके, वहां पर क्या होता है, फेडरल लॉज के लिए फेडरल जुडिशरी होता है और स्टेट लॉज के लिए स्टेट जुडिशरी होता है। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक वर्टिकल कंपोनेंट है जिसमें टॉप पे सुप्रीम कोर्ट रहता है, जो कि बोथ अपेलेट कोर्ट का भी फंक्शन करेगा और आपका किस चीज का फंक्शन करेगा, एज अ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का भी फंक्शन करेगा। ठीक है, तो वो स्टेट लॉज पे भी जो है जजमेंट दे सकता है और सारे हाई कोर्ट्स जो हैं उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएस टू मेंस, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंडिया डिस्पाइट बीइंग ए फेडरल कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स मेंटेन्स अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट और एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये 1950 में जनवरी 28 से स्टार्ट हुआ था। ऐसे सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले कैलकाटा में आया था 1773 के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था। यस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू आया था। ओके, और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को 1935 एक्ट में उससे आगे बढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। क्या ये फेडरल कोर्ट का पावर ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा है? फेडरल कोर्ट का पावर ज्यादा है, क्योंकि फेडरल कोर्ट का पावर कम है बिकॉज इसके ऊपर जो है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था, वेयर देर इज नो काउंसिल और नो कोर्ट अबव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोर्ट नहीं बैठता है, वेयर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल बैठता था। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इन द ट्रूएस्ट सेंस। ओके, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में होता है। सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 136 है। 136 कौन सा आर्टिकल है? स्पेशल लीव पिटिशन का। 142 इज कंप्लीट जस्टिस। 143 इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओके, तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है करंटली इसके पास 34 जजेस है, इंक्लूडिंग वन चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। हमने 1950 में 8 जजेस के साथ इसको स्टार्ट किया था। ओके, जिसमें 1 सीजेआई थे और 7 जो थे अदर जजेस जो है हमें देखने को मिले थे। और नंबर जो है उसको कौन इंक्रीज करता है? इंक्रीज्ड बाय द पार्लियामेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। देखिए, इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट जो है ये सिस्टम है यहाँ पर। ऑल राइट, और अभी जो है 33 जजेस प्लस 1 सीजेआई आपके हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई इज मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। तो यहां पर क्या हुआ था, देयर वाज नोन एज समथिंग नोन एज द जजेस केस। तो सबसे पहले कहा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही हैज टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये कंसल्ट डज नॉट मीन्स कंकरेंस। तो ये किस में बोला गया था? फर्स्ट जजेस केस में कहा गया था कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कंकरेंस। उसके बाद जो सेकंड जजेस केस आया था उसमें क्या बोला गया था? इन द सेकंड जजेस केस कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस। उसके बाद थर्ड जजेस केस में क्या बोला गया था आपका? दैट देयर शैल बी ए कॉलिजियम। और क्या सीजेआई को वीटो पावर है कॉलिजियम में? सीजेआई को क्या वीटो पावर है कॉलिजियम में? द आंसर इज नो। यहां पर जो है इक्वल वोट से सीजेआई जो है और सीनियर मोस्ट जजेस जो है साथ मिलके देते हैं अपना रिकमेंडेशन। ओके, और यहां पर फिर कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। क्या कोई फोर्थ जजेस केस भी था क्या? वॉज देयर एनी फोर्थ जजेस केस? दैट वाज दी 2014 एनजेएसी। ओके, ऑल राइट, केस उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। कंसल्टेशन विद द सीजेआई इज मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन द सीजेआई।
और सीजेआई के लिए क्या करना है, जब सीजेआई को अलॉट करना है तो इट हैज बीन रूल्ड दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड। तो आज से आप जो है 2032-33 तक कौन बनेगा सीजेआई, वो अभी से हमें पता है। इससे क्या होता है, फेवरेटिज्म किल होता है। बिकॉज इफ एवरीवन नोज हु इज गोइंग टू बिकम द चीफ जस्टिस, तो यहां पर क्या होगा, देयर शैल बी नो रूम फॉर करप्शन बट देयर कैन बी रूम फॉर कंप्लेसेंसी, डोंट यू थिंक? इट किल्स द रूम फॉर करप्शन बट इट ब्रिंग्स कंप्लेसेंसी एज वेल। आपको पहले से पता है मैं 2027-28 में अगर सीजीआई बन जाऊंगा तो क्यों देना, क्यों अपना बेस्ट देना? ओके, दिस इज ह्यूमन नेचर दैट यू कैन से। फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कंसल्टेशन that the president has to do does not means concurrence. Okay, president is not bound to follow the advice given during the consultation process. सेकंड जजेस केस में, जो कि 12 साल के बाद हुआ था 93 में, कंसल्टेशन को कॉन्करेंस बोल दिया गया। मतलब जो भी कंसल्ट कर रहे हैं वो बात आपको माननी पड़ेगी। तो इसको मैं क्या ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन कह सकता हूं? ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन, दैट यू आर ऑब्लिगेटेड, ओके, यू आर ऑब्लिगेटेड टू कंकर। ओके, ठीक है। उसके बाद उसमें भी बोला गया कि सीजेआई जो है, ही इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कॉलीग। ऑलराइट, तो यहां पर जो है पहला हिंट कॉलीजियम का सेकंड जजेस केस में आया था। फाइनली जो है कॉलीजियम कहां पर बना, थर्ड जजेस केस में 98 में, जहां पर सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ओके, सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं, उनका कॉलीजियम जो है यहां पर आया था। ठीक है, और recommendations are not binding on the government if made without adhering to the consultation process. All right, यहां पर जो है रिकमेंडेशन जो है आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अगर सीजेआई, अब यहां पर सीजेआई को भी चेक किया जाएगा, सीजेआई जो है उनको भी चेक किया जाएगा कि क्या उन्होंने अपने 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ कंसल्ट किया है, क्या उनका जो मत था, वट एवर दीज 4 जजेस wanted to say, has the CJI of the Supreme Court taken that into account or not? Okay, collegium system and NJAC. So 99th Constitutional Amendment Act और NJAC Act जो है, so these acts attempted to replace the collegium system with the National Judicial Appointments Commission. Okay, National Judicial Appointment Commission NJAC for appointing Supreme Court and High Court judges. The collegium members they themselves can report. अगर ऐसी बात है कि सीजीआई बिना किसी उसके किया था, तो कॉलेजियम मेंबर्स दे themselves can report against their boss that okay, this is the thing that when the CGI has not asked us in this matter. All right, so that is the thing, right? That is the thing, and this is how it is run, right? So जुडिशरी जो है बहुत हमारी एक इंडिपेंडेंट है ना, एंड जुडिशरी जो है उसके इंडिपेंडेंस के लिए हमने क्या किया है, ठीक है, हमने कॉलेजियम सिस्टम बनाया ताकि इंडिपेंडेंट रहे गवर्नमेंट कंट्रोल से। ऑलराइट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है एनजेएसी, ये चाह रहा था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाए जिसमें लॉ मिनिस्टर भी बैठे और सीजीआई भी बैठे। तो उससे क्या है कि एक कॉन्करेंस जो है वो अक्रॉस द फील्ड, ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, इन्होंने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ओके। और किसी आर्टिकल को वायलेट कर रहा था क्या एनजेएसी? आर्टिकल 50 को वायलेट कर रहा था, ओके, आर्टिकल 50 को वायलेट कर रहा था। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 1973 में द नॉर्म वाज टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सीजीआई। फिर बीच में इसको ब्रेक कर दिया गया, और इन द सेकेंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड that only the senior most judge of the Supreme Court should be appointed as the CJI, thereby limiting government discretion in these appointments. Okay, इसको याद रखना कि सेकेंड जजेस केस में क्या बोला गया है कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, ऑल राइट, दैट पर्सन
only that person can be appointed as the CJI, thereby limiting government discretion. क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट जज की? सिटीजन होना चाहिए, आपको जज होना चाहिए वन और मोर हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 5 years, एडवोकेसी होना चाहिए आपका किसी भी वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, डिस्टिंग्विश्ड आपको जूरिस्ट होना चाहिए, यू हैव टू बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओके ओपिनियन में आपको एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। ऑलराइट, एंड देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो आप जो है किसी भी उम्र में आप जो है बन सकते हैं एज यंग एज 25-30, अगर आप जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन को, दैट इज 5 years एज ए जज ओके ऑफ अ हाई कोर्ट, 10 years और है और 10 years एज एन एडवोकेट, और यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ क्या लेते हैं आप? ट्रू फेथ एंड अलीजियंस, अपहोल्डिंग द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, performing the duties of the office impartially and with integrity and to the best of your ability, knowledge and judgment without fear or favor, and upholding the constitution and laws. Okay, upholding the constitution and law, इसका आप ओथ लेते हैं, जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल राइट, सैलरी एंड अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, कौन डिटरमाइन करता है इनका? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, और पेंशन इनको मिलती है। टेन्योर क्या है इनका? दे कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 years, कोई इसका मिनिमम टेन्योर नहीं है या मैक्सिमम टेन्योर नहीं है, 65 साल, दैट्स इट। आप जो है कितने 40 साल, 30 साल, 20 साल, जितना आपको चाहिए सर्व कर सकते हो, बट 65 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हो। और जज का एज का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इट इज रिजॉल्व बाय एन अथॉरिटी जिसको पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। द पार्लियामेंट इज गोइंग टू डिसाइड द अथॉरिटी। रेजिग्नेशन, सो अ जज कैन रिजाइन from office by submitting a written resignation to the president of India. Okay, तो जज जो है प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन कर सकते हैं। जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जज साहब जो है दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अपॉन रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या मैं कहूं? इम्पीच बाय मीन्स ऑफ रिमूवल जो है, तो रिमूवल प्रोसेस क्या है? सो प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ जज ओनली आफ्टर रिसीविंग एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों लोकसभा प्लस राज्यसभा होना चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और एक मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल? इट इज प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके, क्या है? व्हाट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके, प्रोसीजर अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर इनके रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ है। तो उसमें क्या है? इट शुड बी इनिशिएटेड बाय आइदर 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो लोकसभा के 100 मेंबर होने चाहिए, और राज्यसभा के कितने मेंबर्स होने चाहिए? 50 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? ऑल राइट, एडमिशन, तो स्पीकर चेयरमैन जो है वो डिसाइड करता है वेदर टू एडमिट द मोशन और नॉट। तो यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर है। यहां पर क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बैठती है जिसमें चीफ जस्टिस और अ सुप्रीम कोर्ट जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट बैठता है, और एक डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट। तो इन्वेस्टिगेशन कमिटी में टोटल जुडिशियल ही रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्त। यहां पर क्या होता है? टोटल जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। इफ द जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, द मोशन विल प्रोसीड। ओके, जज जो है अगर उसको गिल्टी पाया जाता है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का, देन द मोशन प्रोसीड्स। और ये कौन डिसाइड करता है? इन्वेस्टिगेशन कमिटी डिसाइड करती है। उसके बाद ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट पास द मोशन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी रिपोर्ट इज हेयर, और उसमें उसको बोला जाता है हाँ गिल्टी है। तो फिर क्या होता है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलता है, और स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट्री अप्रूवल को पास कराना है दोनों हाउस में। फॉलोइंग अप्रूवल प्रेसिडेंट इशूज ऑर्डर फॉर द जजेस रिमूवल। फाइनली जो है जब मिल जाता है दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से,
ये रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, देन रिमूवल स्टार्ट हो जाता है। द टर्म इम्पीचमेंट जो है, इट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉट यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जजेस। सो प्लीज रिमेंबर, इम्पीचमेंट का मतलब जो है वो हम लोग जनरली जो है प्रेसिडेंट के साथ लिंक करते हैं और उसको जजेस के कंटेक्स्ट में नहीं डाल के देखते हैं, ठीक है। टू डेट नो सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुली इम्पीच्ड। क्लोजेस्ट इंस्टेंस कब आया था, जब जस्टिस वी रामास्वामी जो है, ही वॉज उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन चला था, बट इट वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा ड्यू टू द वॉकिंग आउट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिस्पाइट द इंक्वायरी कमिटी फाइंडिंग हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। एक्टिंग सीजेआई के बारे में बताते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, कोई सीजेआई जो है वेकेंट है, सीजेआई टेम्परली एब्सेंट है, और सीजेआई इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस, उस समय क्या होता है, एक्टिंग सीजेआई बना सकता है। तो एक्टिंग सीजेआई कब बनाया गया होगा, कोई आइडिया? एक्टिंग सीजेआई कब बनाया गया होगा, कोई आइडिया? कभी इंडियन हिस्ट्री में एक्टिंग सीजेआई बना सकते हैं, मतलब कभी ऐसा आया होगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो सकता है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के समय बनाया जा सकता है, जब हिदायतुल्लाह साहब बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्या उस समय पॉसिबल है? हम्म, उस समय पॉसिबल है, राइट। और उसके बाद जस्टिस मनमोहन जो है, ही ऑल्सो, ओके, ही ऑल्सो ऑलराइट बिकेम, आई थिंक, हाँ, एक्टिंग चीफ जस्टिस वो दिल्ली हाई कोर्ट के थे, नॉट नॉट इंडिया के, ठीक है। यस। तो हिदायतुल्लाह साहब के समय, हिदायतुल्लाह साहब के समय जो है, आपको याद होगा, यस, तो हिदायतुल्लाह साहब नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे ना हिदायतुल्लाह साहब, बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद में बने थे, उस समय चीफ जस्टिस थे। जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय उन चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस से एलिवेट हुए थे, बिकॉज उस समय अगर आपको याद होगा, वीवी गिरी, वीवी गिरी जो है, ही ऑल्सो वांटेड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रीडेसेसर, यस और नो? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रीडेसेसर, उनको जो है किया था, यस, ठीक है, यस, someone might have acted as the CJI at that time. All right. The appointment is made from among the sitting judges. तो ये जो चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो अमंग द सुप्रीम कोर्ट जनरली जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है उसको बना दिया जाता है। आफ्टर सीजेआई जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसको एक्टिंग सीजेआई बना दिया जाता है फॉर दैट ड्यूरेशन। एड हॉक जजेस, तो दे एड हॉक जजेस जहां पर कोरम की कमी है, बहुत सारे जजेस एक साथ इनकैपेसिटेटेड है, तो एड हॉक जजेस बनाया जा सकता है, ओके। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट्स ए हाई कोर्ट जज फॉर टेम्पररी अपॉइंटमेंट, लेकिन इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट जज को 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, यस और नो? 5 ईयर से ज्यादा या 10 ईयर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, तब जाके ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी एलिवेटेड। टेम्पररीली भी अगर एलिवेट हो रहा है फिर भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज का। तो हाई कोर्ट जज जो है वो हो सकता है, कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट से एंड ऑब्टेनिंग द प्रेसिडेंट्स कॉन्सेंट। तो यहां पर क्या बोला जाता है किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, कि आपके कलीग को हम लोग, जूनियर कलीग को लेके जाना चाहते हैं एज एन एड हॉक जज, तो वो अगर कंसेंट कर देता है और प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है तो फिर आप ले जा सकते हैं। एड हॉक जज हैव द सेम jurisdiction, powers and privileges as permanent सुप्रीम कोर्ट जज ड्यूरिंग देयर टेन्योर। और उनको जो है उस समय सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कंपेयर टू द हाई कोर्ट ड्यूटी, ओके। रिटायर्ड जज जो है उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टेम्पररी जज बन जाइए, जब कोरम की कमी होती है तब जो है एड हॉक जज और रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है। और अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के कंसेंट पे होता है, प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट होना चाहिए, एंड दीज जजेस दे रिसीव अलाउंसेस एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे पोजेस ऑल द jurisdiction powers
एंड प्रिविलेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जनरली 65 के ऊपर होते हैं, ये रिटायर्ड जजेस होते हैं, तो उनको बुलाया जाता है कि आप वापस आइए। बीच में एक लेडी जज थी, कैलकाटा में रहती थी, और ये जो लेडी जज थी, आई थिंक कौन सी, क्या नाम था इनका, बहुत फेमस जज थी। एंड दिस जज, शी रिफ्यूज्ड बिकॉज शी वांटेड टू टीच पियानो टू पुअर किड्स इन कैलकाटा। सो उनको, उन्होंने मना कर दिया, रिटायर्ड जज थी, वापस आने से। ओके, हाउएवर दे आर नॉट कंसिडर्ड परमानेंट मेंबर्स। ऑलराइट, दे आर नॉट कंसिडर्ड परमानेंट मेंबर। यस, काटजू जी कैन कम बैक। यस, कॉन्सेंट भी चाहिए होता है ऑब्वियसली, उनके कॉन्सेंट के थोड़ी, बिना कंसेंट के आके बैठा दिए, पता चला रात को सो रहा है रिटायर्ड जज, और मार्शल्स आ गए सुप्रीम कोर्ट के, उसका हाथ पकड़ के, चल 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 अभी आ जा, ऐसा थोड़ी बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सीट कहाँ है? दिल्ली है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ही कैन डेजिग्नेट अनदर प्लेस एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड द डिसीजन कैन बी मेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कहीं पर और किसी दूसरे प्लेस को सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहता है, ऑलराइट, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। एंड द प्रोविजन टू चेंज द सीट इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी, implying that no court can mandate the president or the chief justice to designate any other place as the seat of the supreme court। तो चेंज जो है सीट का, ये ऑप्शनल है, प्लीज रिमेंबर, मैंडेटरी नहीं है। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ आप रूल्स बना सकते हो फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। ऑल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस, हम लोग बेंच कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। सो केसेस, जब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की केसेस आती हैं, प्लीज रिमेंबर, जब भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की केसेस आती हैं, तो वो मिनिमम 5 जजेस की बेंच से होना चाहिए। एंड दिस इज वेयर, ये 145 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 145 क्लॉज 3। ओके, एंड दिस इंश्योर्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ जुडिशियल थॉट एंड कंसिडरेशन। डिसीजन ऑन ऑल अदर केसेस कैन बी मेड बाय सिंगल जजेस और डिवीजन बेंच। जजमेंट्स आर डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, एंड डिसीजंस आर मेड बाय अ मेजॉरिटी वोट। मतलब इसीलिए हमेशा देखिएगा ऑड नंबर में बेंचेस बैठती है, ओके, ताकि टाई ना हो। और मान लिया कि 3 में से 2 मेंबर हैज गिवन द मेजॉरिटी वोट, तो 1 मेंबर के वोट को क्या कहेंगे? 1 जज के वोट को क्या कहेंगे? डिसेंट, डिसेंटिंग ओपिनियन। ओके, इसको क्या कहेंगे? डिसेंटिंग ओपिनियन। ऑल राइट, ओके। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, जजेस के पास डिसेंटिंग जजमेंट या ओपिनियन इशू करने का पावर है, प्रिजर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्स जुडिशियल थॉट। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है? इंश्योर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास सारा पावर है कॉलेजियम के थ्रू। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, ओके, जजेस जो है दे एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर स्पेसिफिक ग्राउंड विच इज proven misbehavior or incapacity. And this arrangement ensures judges do not serve at the executive's pleasure and underscores the stability of their position. फिक्स सर्विस कंडीशन होता है, सैलरीज को आप खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बढ़ा जरूर सकते हो। एक्सेप्ट कम कहां कर सकते हो? ड्यूरिंग आर्टिकल, व्हेन आर्टिकल 360 इज इन पावर, दैट इज फिनेंशियल इमरजेंसी। जब तक फिनेंशियल इमरजेंसी है पावर में, तब तक जो है आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तब तभी आप कम कर सकते हो, बाकी के टाइम नहीं कर सकते हो। एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह का जितना भी सैलरीज वगैरह है, इट इज चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किस पे चार्ज है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है, मेकिंग देम नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। ओके, व्हाट इज दैट? नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट होता है ये। ऑल राइट, बट ये दे कैन बी डिस्कस्ड।
इफ इट इज चार्ज तो पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है, लेकिन नॉन वोटेबल होता है। Constitution prohibits any discussion in parliament or state legislature regarding the conduct of Supreme Court judges in the discharge of their duties, except when considering an impeachment motion. Without impeachment जो है, okay, विदाउट इम्पीचमेंट मोशन जो है आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उल्टा नहीं बोल रहे, 121 में तो वो है ना, लेजिस्लेचर को इम्यूनिटी मिलती है कि कोर्ट नहीं डिस्कस कर सकती है लेजिस्लेटिव प्रोविजन, राइट। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो है इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, राइट और नॉट, है ना। कोर्ट्स विल नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 122 ये कहता है, ओके। और 121 में, हाँ 122 में कहता है, 121 में दे टॉक अबाउट दिस कि किसी पार्लियामेंट में कंडक्ट ऑफ एनी जज नहीं होगा। हाँ यू आर राइट इन दैट सेंस, आई अपोलोजाइज, आई थिंक आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। 121 में कोर्ट को इम्यूनिटी मिलती है, 122 में पार्लियामेंट को इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट्स जजेस फ्रॉम लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी और क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू देयर जुडिशियल फंक्शन। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन इंडिया, preventing potential conflicts of interest and ensuring impartiality during their tenure। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कहीं भी नहीं कर सकते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कर सकते हैं, कहां पे। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्लीड और प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, whereas retired high court judge can do in supreme court and other high courts where they have not served, ठीक है। ये प्रैक्टिस से रिलेटेड है, गवर्नर से क्या मतलब है। इन पे थोड़ी मोराटोरियम है कि गवर्नर नहीं बन सकते, या ये एमपी नहीं बन सकते, या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, या मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्रैक्टिस से रिलेटेड है ना ये, है ना। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, तो ये कंटेम्प्ट का अगर आपको याद होगा एच एन सान्याल कमिटी से 1971 एक्ट आपका बना था, और उसी से क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट और सिविल कॉन्टेम्प्ट का जो डिस्टिंक्शन है आपको वो सामने आया था, है ना। और यहां पर जो है ये किससे आता है, फ्रॉम वेयर डज द पावर कम टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। क्या ये पावर आता है फ्रॉम फ्रॉम बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फ्रॉम बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यस, आर्टिकल 129। ऑल राइट। फ्रीडम टू अपॉइंट इट स्टाफ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसके पास ऑटोनॉमी होता है कि अपना ऑफिसर्स और सर्वेंट्स बना सकता है, ठीक है, और प्रिस्क्राइब कर सकता है देयर सर्विस कंडीशन, और इंश्योर कर सकता है कि जुडिशरी का जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहे। और पार्लियामेंट जो है कैन नॉट रिड्यूस द जुरिस्डिक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस। पार्लियामेंट जो है इट कैन नॉट रिड्यूस द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दो इट कैन एक्सटेंड देम, okay, can only be enlarged, it cannot be reduced, okay। अब jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ओरिजिनल jurisdiction में क्या क्या है। ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली आप उसके पास जाइएगा। सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, दो और मोर स्टेट के बीच की लड़ाई, सेंटर और एक स्टेट एक तरफ, और दूसरा स्टेट और मोर स्टेट दूसरी तरफ। देन दिस इज एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल। सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सक्लूसिवली हैंडल करता है दीज डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब आप किसी हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। अगर सेंटर और स्टेट में लड़ाई है, या स्टेट स्टेट में लड़ाई है, या सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट स्टेट में लड़ाई है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। क्योंकि डज इट मेक एनी सेंस टू यू, डज इट मेक एनी सेंस टू गो टू द हाई कोर्ट, क्या वहां पर अगर हाई कोर्ट है तो क्या वहां पर इम्पार्शियलिटी आपको मेंटेन होगी अगर दूसरा स्टेट भी कटघरे में खड़ा है। एंड हमें ये भी पता है ना कि कोर्ट टर्मिनस होता है जुरिस्डिक्शन
जब दो स्टेट की लड़ाई हो तो एक स्टेट का हाई कोर्ट दूसरे स्टेट पे कैसे कर सकता है व्हेन इट्स जुरिसडिक्शन इज को टर्मिनस विद द स्टेट्स बाउंड्रीज, है कि नहीं? ऑल राइट। And the dispute must involve question of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends। तो ये जो डिस्प्यूट है इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए जिसमें लीगल राइट का एक्सटेंट डिपेंड हो, और कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जैसे आपका कोई बाउंड्री का इशू है, कुछ इस टाइप का इशू है, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू ट्रेड बाउंड्री, समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइप के केसेस को देखता है ये, कोई पॉलिटिकल नहीं कि वो पार्टी ने ऐसे बोल दिया, वो पार्टी की इतनी सीट है, ये वो फलाना ढिमकाना, वो नहीं। एंड प्राइवेट सिटीजन्स कैन नॉट ब्रिंग सूट्स अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट अंडर दिस jurisdiction। सो प्राइवेट सिटीजन्स जो हैं वो they cannot bring suits against center or state under this jurisdiction। so please remember this, ठीक है? All right, the jurisdiction does not extend to disputes arising out of treaties, agreements, etc. made before the constitution। interstate river water dispute, why? Because interstate river water dispute has to go to the interstate river water tribunals under the 1956 act, and the courts cannot inquire into the decisions made by these tribunals। all right, ठीक है? and any matters referred to the finance commission cannot be brought to the supreme court under the original jurisdiction। any expenses and pension adjustment between the center and states, writ jurisdiction। so constitution empowers the supreme court to issue writs, habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari। ओके, मतलब क्या होता है? habeas corpus, mandamus, we command habeas corpus to present the body of, prohibition to prohibit, quo warranto by what authority, और certiorari to certify। तो ये क्या है? आर्टिकल 32 है। तो ये रिट jurisdiction किसके साथ है? दिस jurisdiction is original but not exclusive। ये क्या है? इट कैन नॉट, जो रिवर डिस्प्यूट है उसमें लिखा हुआ है एक्ट में, स्टैट्यूटरी एक्ट में, दैट नो कोर्ट शैल इंक्वायर इनटू द अथॉरिटी ऑफ द ट्राइब्यूनल। अब मान लो कि कोई करता भी है तो दे कैन डू बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे कर सकता है, बट जनरली मना किया जाता है, बिकॉज रिवर जो है डिस्प्यूट शेयरिंग, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो होता है, शेयरिंग अग्रीमेंट्स जो है, इट इज वेरी वेरी इमोशनल इशू। ओके, इट इज वेरी वेरी व्हाट इमोशनल इशू, प्लीज रिमेंबर दिस। एक्सेसिबिलिटी, सो अग्रीव्ड सिटीजन्स जो है दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स विदाउट नीडिंग टू गो थ्रू द लोअर कोर्ट्स। ऑल राइट, अग्रीव्ड सिटीजन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को फॉर द enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स विदाउट हैविंग द नीड टू गो थ्रू द लोअर कोर्ट्स। concurrent jurisdiction, so supreme court's writ jurisdiction is not exclusive, please remember। ये शेयर्ड है किसके साथ? हाई कोर्ट के साथ, अंडर आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 के अंदर जो है ये आपका शेयर्ड है, एंड हाई कोर्ट्स आल्सो हैव द अथॉरिटी टू इशू रिट्स फॉर द enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 226 is actually wider because it also includes legal rights, writs for legal rights। the supreme court cannot issue writs for legal rights, please remember this, okay? it also provides an aggrieved party the option to approach either the supreme court or high court, and it is said by the supreme court that it will be better for a person to first, okay, better for the aggrieved party to first approach the supreme high court, okay, so that they can have a wider remedy with them, ठीक है? Please remember this।
Supreme Court's writ jurisdiction is limited to the enforcement of fundamental rights, that is Part 3 of the Constitution, whereas High Courts can issue writs for both the enforcement of fundamental rights and for other purposes. High Courts जो है, they have a broader writ jurisdiction compared to the Supreme Court, but the Parliament can extend the Supreme Court's power to issue writs for other purposes as well. ओके तो ये लीगल राइट्स के लिए भी, इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, दैट इज राइट्स विच आर आउटसाइड द पार्ट 3, उसके लिए भी, और बाकी जो स्टैट्यूटरी राइट्स है उसके लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। ओके लेकिन पार्लियामेंट यहां पर क्या कर सकता है, दे कैन ऑल्सो एक्सटेंड द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स। कल को चाहे तो आर्टिकल 32 को भी ब्रॉडर बना सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज दैट पावर। ओके The Supreme Court's original jurisdiction over federal dispute is exclusive। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है ओवर फेडरल डिस्प्यूट्स जो है वो क्या है, एक्सक्लूसिव है। मतलब ये हाई कोर्ट के साथ शेयर्ड नहीं है, आप हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू योर रिट्स, ओके रिट्स में ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब इट इज शेयर्ड विद द हाई कोर्ट। ओके जब फेडरल डिस्प्यूट्स के बारे में बात आती है तो इट इज यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच में, जैसे सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट, सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट स्टेट, ऐसे करके होता है। जब डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इट इज बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। ओके अब हम बात करते हैं अपेलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में। अपेलेट का मतलब क्या था, अपील के थ्रू, निचले कोर्ट से ऊपर कोर्ट, ऊपर वाले कोर्ट में, नीचे वाले कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में। ओके सो अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वास्ट and it encompasses a variety of cases, reinforcing its position as the highest court of appeal in the country। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है इट इज एप्लीकेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, whereas the power whereas the power of a high court is coterminous with the boundaries of the state, the power of the supreme court जो है पूरे इंडिया में रिगार्डलेस ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट फैल जाता है। ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील हो सकता है। जब नीचे हाई कोर्ट ने कुछ एग्जामिन किया तो आप जो है ऊपर जा सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। ओके और यहां पर जो है हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है। हाई कोर्ट क्या करता है कि सर्टिफाई कर देता है कि जो केस हाई कोर्ट देख रहा है इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिक्वायरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हाई कोर्ट बोल देता है कि ये जो मैं केस देख रहा हूं उसमें सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब यहां पर देखिए इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, याद है सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का पावर मिल रहा है ना, प्रोवाइड कर रहा है ना इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू का, इंटरप्रिटेशन का। यस फिर सिविल मैटर्स में अपील, अगर केस जो है सिविल मैटर का हाईकोर्ट के सामने और हाईकोर्ट उसको सर्टिफाई कर देता है कि इसमें तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्स, इनहेरिटेंस, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई केस है और इतना वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है दैट उस केस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में भूचाल आ सकता है या चेंज आ सकता है, तो उस केस में हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है और फिर आप उस केस को लेके दिल्ली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑल राइट एंड द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जब भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। मान लो कि हाई कोर्ट नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट जो है नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, कैन एनीथिंग बी डन। हाई कोर्ट सर्टिफाई अगर नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो आप क्या कीजिएगा, याद कीजिए आर्टिकल 32 से आप कुछ लीजिएगा। आप जो है आर्टिकल 32 से रिट पिटीशन, कौन सा, सर्श्योरेरी। ओके सर्श्योरेरी लीजिएगा। यस और भी कुछ लीजिएगा। क्या प्रोहिबिशन लीजिएगा, मान लिया कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और हाई कोर्ट उस पर जबरदस्ती कर रहा है, हाई कोर्ट जो है उस पर जबरदस्ती कर रहा है, तो क्या प्रोहिबिशन लग सकता है।
यस, तो प्रोहिबिशन कैन बी डन एंड सर्च्योरेरी टू सर्टिफाई, वहां से केस जो है ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और अब मॉनेटरी लिमिट जो है, पहले मॉनेटरी लिमिट था कि सिविल केसेस अबव अ सर्टेन मॉनेटरी लिमिट, सिविल केसेस जो है अबव ए सर्टेन मॉनेटरी लिमिट ही हो सकता है, लेकिन अब इसको जो है 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। अब बस एक ही मुद्दा है, सिविल केस है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है, तब आप उसको ऊपर डाल सकते हो। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, सो अपील्स जो है आपको दो बार होता है, दो तरीके से आप अपील कर सकते हो, एक है ऑटोमेटिक राइट और एक है सर्टिफिकेशन फॉर अपील। ऑटोमेटिक राइट में क्या होता है, अपील्स आर अलाउड एज अ मैटर ऑफ राइट in certain circumstances, such as when a high court reverses an order of acquittal and sentences the accused to death। मान लो कि लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जब गए जो विक्टिम की फैमिली है, तो अक्यूज को रिवर्स कर दिया अक्विटल और उसको सेंटेंस टू डेथ कर दिया, तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। convicts and sentences the accused to death in cases taken up from subordinate courts। तो convicts जो है और सेंटेंस कर देता है accused to death, accused को डेथ सेंटेंस दे देता है इन केसेस विच आर टेकन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। दूसरा जो है, इन अदर केसेस अपील टू द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। अगर डेथ सेंटेंस नहीं है और दूसरे केस में है, तो आप जो है आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए कि ठीक है अब जो है ये हाई कोर्ट का जो केस है आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो। जुरिस्डिक्शन जो है, एक्सपेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, इट वाज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड केसेस वेयर द हाई कोर्ट हैज सेंटेंस्ड एन अक्यूज्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years, reversing an order of acquittal or in cases taken up from subordinate court। तो यहां पर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन 1970 में हुआ था कि इन पे केसेस इंक्लूड कर दिया था जहां पर हाई कोर्ट जो है अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सजा दे रहा है बाय रिवर्सिंग एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, फिर भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो 3 केसेस में आप जा सकते हैं, दैट इज सबसे पहले डेथ, उसके बाद दूसरा केस क्या है, या तो आपको 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, और तीसरे केस में जब आपको आपकी अपील को सर्टिफाई कर दिया हाई कोर्ट ने दैट ओके नाउ यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सीक रेमेडी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं अपील्स बाय स्पेशल लीव। तो ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 136 में है। सो इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल एक्सक्लूडिंग मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट्स मार्शल। तो स्पेशल लीव में जो है मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल नहीं आता है, लेकिन बाकी के जितने भी ट्राइब्यूनल हैं, बाकी के जितने भी कोर्ट्स हैं, उनसे आप ले सकते हो। ओके, यू कैन टेक, यू कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर कर ले केस अपने तरफ। ओके, और ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है जिसको स्पेयरिंगली यूज किया जाएगा। इसको जो है एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। एंड इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलॉक्यूटरी। ये जो है, मान लो हाई कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट दे दिया है, फिर भी स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देगा। ओके, डजंट मैटर वेदर इट इज ऑन गोइंग और वेदर इट इज फाइनल। ये सारा मैटर कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल। इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट जजमेंट्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, नॉट जस्ट हाई कोर्ट्स। ये सिर्फ हाई कोर्ट के थ्रू नहीं है, किसी भी ट्राइब्यूनल, किसी भी दूसरे कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ डायरेक्टली आप जाके एसएलपी ले सकते हैं, लेकिन मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट को छोड़ के यहां पर जो है मिलिट्री ट्राइब्यूनल आप नहीं ले सकते। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट है, दे कैन सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन on the question of law or fact. This includes any question of public importance
that has arisen or is likely to arise, the Supreme Court may refuse or agree to tender its opinion in these matters. ओके, सो यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अगर आप देखिएगा, इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में 143 में सबसे पहले तो यहां पर आपको प्रेसिडेंट कुछ भी दे सकता है। ओके, प्रेसिडेंट कैन गिव यू एनीथिंग कि जो सुप्रीम कोर्ट है आप इस पे चर्चा कीजिए और आप हमें एडवाइस कीजिए, लेकिन ये जो चीज है पब्लिक इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए, और द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज, the Supreme Court may refuse or agree to tender its opinion. It is up to the Supreme Court. But when it comes to the second kind of disputes, when it comes to second kind of dispute, okay, which is arising from the pre-constitution treaty, so for dispute arising out of treaties, agreements, etc. from before the constitution, 1950 के पहले से जो भी ट्रीटी हुई थी इंडिया की कॉलोनियल टाइम्स की, कोई अग्रीमेंट हुआ था कॉलोनियल टाइम का, तो उस समय अगर कोई डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड अगर कोई ओपिनियन मांगा है, तो इट हैज टू गिव, इट मस्ट प्रोवाइड इट्स ओपिनियन। और आर्टिकल 145(3) में क्या लिखा है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे जब डेलिब्रेट कर रहे हैं तो 5 मेंबर, 5 जस्टिस का बोर्ड बैठेगा, उसका बेंच बैठेगा, और वहां उसके थ्रू जो है यू विल बी, ओके, यू विल बी डूइंग व्हाट, यू विल बी पासिंग द एडवाइस। ओके, तो एक केस में जहां पर पब्लिक इंपॉर्टेंस लॉ है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन पास और यू कैन प्रोवाइड, मतलब आप मना कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड में अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है, मस्ट प्रोवाइड, क्या होता है, मस्ट प्रोवाइड, और 5 मेंबर का बेंच बैठेगा। ठीक है, देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 2 काम कर सकता है, एक तो एविडेंशियरी वैल्यू है उसके रिकॉर्ड की, उसके जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स, एक्ट्स, इवन डिसेंट्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड दे कैरी एविडेंशियरी वैल्यू। आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं एंड यू कैन क्वेश्चन, आप जो है क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट, सो दीज रिकॉर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रीसिडेंट्स। क्या है ये, दीज रिकॉर्ड्स आर व्हाट, दीज रिकॉर्ड्स आर legal precedents. All right, power to punish for contempt, the Supreme Court can punish individuals for contempt of itself. Moreover, in 1991 it was ruled that the court has the power to punish for contempt not just for itself but also of high court, subordinate court and tribunals. So Supreme Court, can I say, Supreme Court, can I say that it protects the dignity of subordinate courts as well as itself? अपना तो डिग्निटी बचाता ही है, उसके साथ साथ सबॉर्डिनेट कोर्ट का भी डिग्निटी बचाता है, राइट। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, वो क्या करता है, डिफाइन करता है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, प्रोवाइडिंग द legal framework for addressing acts that disrespect court authority or interfere with judicial proceedings. Okay, तो ये एच.एन. सान्याल कमेटी के थ्रू आया था, 2022 का क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो एक्ट है ये क्या बताता है कि पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट एंड स्पेसिफाइज दैट प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड मोर देन अ ईयर आफ्टर द अलेजेड कंटेम्प्ट। मतलब अब अगर 2012 में मेरा कोई ट्वीट निकले, पता चला मुजी पेपे ने 2012 में मिलॉर्ड्स को कुछ बोला था, तो मिलॉर्ड्स अब जो है कुछ नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। लेकिन अगर मैं हा हा हंस दूं, ऐसे बोलूं कि मैं हा हा अब कुछ करके दिखाओ, तब जो है मिलॉर्ड्स मुझे कंटेम्प्ट में पकड़ सकते हैं। तो इन बेस्ट केस सिनेरियो है, अगर आपका कुछ पुराना मटेरियल पकड़ाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, तो आप क्या करो, चुप रहो। ठीक है, क्योंकि फिर 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, सो द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है।
So judicial review is implicitly provided via which article? Implicitly provided via which article? Article 13. Very good. आर्टिकल 13 के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. इट encompasses the examination of laws and executive orders to ensure that they do not violate the constitution. ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया जाता है. आउटकम क्या है? इफ एनी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड या अल्ट्रा वायर्स क्या कर सकती है? अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकती है. ठीक है. ऑलराइट. स्कोप क्या होता है? स्कोप में इनकम्पास करता है एग्जामिनेशन ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. इसमें बाय लॉ, ऑर्डिनेंस, ये सारी चीजें आ जाती है. ऑर्डर्स, एनी काइंड ऑफ रेगुलेशंस, कुछ भी जो है वो आ जाता है, उसको लॉस की तरह पढ़ा जाता है. ठीक है. रिव्यू जुरिस्डिक्शन. सो सुप्रीम कोर्ट जो है इट ऑल्सो हैज रिव्यू द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट्स और ऑर्डर. ओके. अपना ही खुद का जजमेंट रिव्यू कर सकता है. उसके लिए क्या करना है? जिस दिन से जजमेंट मिला है उस दिन से आपको क्या करना है? उसके 30 डेज के विद इन एक रिव्यू पिटिशन फाइल करना है. और इट इज टिपिकली कंसिडर्ड बाय द सेम बेंच ऑफ जजेस. ऑलराइट. it is considered by the same bench of judges that has issued the original jurisdiction. और ग्राउंड्स फॉर रिव्यू पिटिशन क्या है? कोई नया इंपॉर्टेंट एविडेंस आ गया है, कोई मिस्टेक हो चुका है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, और कोई दूसरा सफिशिएंट रीजन है जो कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है. द कोर्ट में आइदर डिसमिस द रिव्यू पिटिशन और इशू अ नोटिस टू द अपोजिट पार्टी फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रिव्यू पिटिशन. क्यूरेटिव पिटिशन जो है, सो इवन आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अ रिव्यू पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट जो है एक और कंसेप्ट निकाल के लाया है, दैट इज क्यूरेटिव. तो ये रिव्यू का रिव्यू है, रिव्यू पिटिशन का रिव्यू पिटिशन है. क्यूरेटिव पिटिशन अगर पार्टीज मानती हैं कि एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है, देयर हैज बीन अ ग्रोस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द कोर्ट्स प्रोसेस, बायस ऑफ द जज इन्वॉल्व इन द ओरिजिनल जजमेंट, उसको भी जो है हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो जज है इसका ये बायस हो सकता है. दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग. प्लीज आप जो है फिर से इसको रिव्यू कीजिए. और ये जो है दिस इज डिस्क्रिशनरी, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट. आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा पिटिशन एक्सेप्ट ही होगा. इट इज अप टू द कोर्ट वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट. ऑलराइट. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या प्ले करता है? अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का रोल प्ले करता है. ठीक है. ऑलराइट. डॉक्ट्रिन्स विच आर अप्लाइड इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेवरेबिलिटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आपका कोई लॉ है, उसका अगर पार्ट है, मान लो 100 सेक्शंस हैं, उसमें से 5 सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो 5 सेक्शंस हटा के 95 सेक्शंस वाले लॉ को पास कर देगा. ओनली द सेक्शंस विच आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे आईटी एक्ट में 66A, आईटी एक्ट इज स्टिल देयर, लेकिन 66A को हटा दिया. श्रेया सिंगल केस आप सभी ने याद होगा, सभी को याद होगा. तो उसमें सिवियर करना, सिवियर मतलब क्या होता है? हाथ काट देना. अगर हाथ में गैंग्रीन हो गया है तो पूरी बॉडी को खत्म थोड़ी कर देते हो, सो हाथ वाला पार्ट काट देते हो. डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. सो द राइट टू वेव इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इफ इट इज वॉलेंटरली एंड नोइंगली डन. तो इंडिविजुअल जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वेव ऑफ कर सकता है. ओके. अगर वो वॉलेंटरली और नोइंगली कर रहा है. ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. और ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर किसमें हुआ था? एनी 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 एक्ट, नॉट एक्ट बट एनी जजमेंट. यू गाइज रिमेंबर 1985 का कोई एक्ट था क्या बॉम्बे से? कोई बॉम्बे से कोई एक्ट था क्या म्युनिसिपल वर्कर्स का? एनी आइडिया? म्युनिसिपैलिटी ने साइन करवा लिया था दैट हमारा राइट टू रेसिडेंस. ओल्गा टेलिस केस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. ओल्गा टेलिस केस था. ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. अ लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स is not nullified but it remains in a dormant state and can be revived if the inconsistency is removed. मतलब
एक्लिप्स मतलब क्या होता है, उसके ऊपर उसके पावर्स को जो है शैडो कर दिया, ठीक है। तो कोई भी लॉ है विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, बाय लॉ रेगुलेशंस कुछ भी है, अगर उसमें आपने चेंज कर दिया तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो वो डोरमेंट पड़ा रहेगा, नाइदर इट विल बी किल्ड नॉर इट विल बी अप्लाइड। देन डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, इट अलाउज द लॉज टू अप्लाई टू पर्सन्स थिंग्स और इवेंट्स आउटसाइड द स्टेट्स टेरिटरी, अगर कोई सफिशिएंट कनेक्शन है। अगर हाई कोर्ट का अगर आप देखें तो कोर्ट टर्मिनस होता है जजमेंट, लेकिन अगर कोई मान लिया कि सफिशिएंट कनेक्शन बन जाता है तो वहां से बाहर भी वो जजमेंट अप्लाई हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इट फोकसेस ऑन द ट्रू नेचर ऑफ लेजिस्लेशन टू डिटरमाइन द लेजिस्लेचर्स competency to pass that law, whether that legislature is competent enough. For example, parliament passing law on state subject and the state passing law on union subject. Doctrine of colorable legislation, the legislature cannot do indirectly what it can do directly. ये किस पे रहता है, आर्टिकल 123 एंड 213 पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है, आर्टिकल 123 और 213 पे एप्लीकेबल है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर, सो पावर्स विच आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज इम्प्लाइडली ग्रांटेड टू फुलफिल इट्स ड्यूटी, मतलब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो जरूरी है कि कोई जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपना ड्यूटी फुलफिल करने के लिए उसको यूज करे। एट वहां पर रूल किया जा सकता है दैट इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, यहां पर देखिएगा तो 123 213 है क्या, दिस इज कि आप जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को सरकमवेंट नहीं कर सकते। what you cannot make by the legislature you cannot make via the ordinance, ठीक है। तो यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर, दैट इज पावर्स नेसेसरी टू इफेक्चुएट ग्रांटेड पावर, मतलब कुछ पावर्स होते हैं जो आपको नीडेड हैं ऑलरेडी ग्रांटेड पावर को इफेक्ट देने के लिए, मतलब कोई लॉ बना, आपको पावर मिला, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अलग से पावर चाहिए, तो वो जो है एंसिलरी पावर में आ जाएगा। देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसिडेंट, डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। हमारा देखेंगे तो आर्टिकल 141 में बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है जुरिस्डिक्शन ऑल कोर्ट्स के ऊपर प्रेजेंट इन द यूनियन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, सो व्हेन द यूनियन हैज legislated comprehensively on a concurrent subject, state cannot legislate on that subject। अगर कोई concurrent subject है उस पे यूनियन का बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, जैसे इन्वायरमेंट, तो वहां पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस देयर, वहां स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, द फ्यूचर इफेक्ट टू रूलिंग्स अलाउइंग पास्ट एक्शन अंडर द ओल्ड लॉ टू रिमेन वैलिड। तो जो भी आपने पहले किया है उस लॉ के अंदर, जैसे मान लिया पैसा, पैसा के अंदर कुछ भी हो गया, पैसा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया, लेकिन पैसा के अंदर जो भी हो चुका है दैट विल रिमेन वैलिड। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो ये किसके लिए था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के लिए। मिनर्वा मिल्स केस में इट रिकॉन्साइल्स द कंफ्लिक्टिंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू बोथ। तो बेडरॉक ऑफ बैलेंस बोला था ना मिनर्वा मिल्स में, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ट अपॉन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स, ओके। Doctrine of liberal interpretation, so interpreting the constitution in a broad liberal manner to embody its spirit fully। so ये जो डॉक्ट्रीन है लिबरल इंटरप्रिटेशन का, ये क्या है, बेसिकली आप इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रॉड लिबरल मैनर में टू एम्बॉडी इट्स स्पिरिट फुली, ओके। तो ये क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस इज वेरी क्लोज टू नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, बिकॉज नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो, आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हो एक तरीके से दैट हमें एक हर लॉ को ब्रॉड लिबरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके नेचुरल जस्टिस जो है आपका सामने आता है। दूसरी पावर क्या है, इलेक्टोरल डिस्प्यूट में कोर्ट के पास
ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है ऑन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. Conduct of UPSC, SPSC members, it can inquire into their conduct upon presidential reference and recommend their removal if found guilty. Okay, case withdrawal and transfer. It has the authority to withdraw cases from High Court and transfer cases between High Court. एक High Court से दूसरे High Court में transfer कर सकता है, ठीक है, और एक हाई कोर्ट से अपने तरफ उसको भी ट्रांसफर कर सकता है. इट्स लॉज आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, अगेन 141, and its orders are enforceable throughout the country. Supervises and controls all courts and tribunals within India's territory. The Parliament can enlarge the Supreme Court's jurisdiction and powers concerning matter in the Union list, and through special agreement, its jurisdiction and powers regarding other matters can also be expanded. Please remember, only expanded, not diminished. सिर्फ उसका पावर और जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड हो सकता है, डिमिनिश नहीं हो सकता है, ठीक है. ऑल राइट, आई थिंक दैट्स इज इनफ. ये आपका कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है. जुडिशियल रिव्यू है हाई कोर्ट से. ओके, इट कैन बी डन टुमारो. सो ऑल राइट.